100 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का डिक्टेशन देंगे। मूल डिक्टेशन देने से पहले हम आपको देंगे 1 मिनट का ट्रायल, जिससे कि आप प्रिपेयर हो सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि आपको किस गति पर निरंतर डिक्टेशन लिखना है। तो पेन पेंसिल तैयार कर लीजिए, क्योंकि ठीक 10 सेकंड बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट। महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को बिहार की गांव की गरीब और किसान की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। पिछली बार जब बोल रहे थे तो उधर से श्री चौधरी जी ने संविधान संशोधन पर कहा था। जब सदन में सभी दलों के लोग बैठते हैं और बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग करते हैं, तो मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति बिहार की ओर से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि क्षेत्रीय विषमता के अंत के लिए व्यापक योजना बनाइए। जहां बंजर, पथरीली, कंकरीली, जंगली जमीन है, वहां उद्योग लगाइए। ट्रायल समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा और इसी गति पर आपको निरंतर 10 मिनट तक डिक्टेशन लिखना है। तो अपनी पेन और पेंसिल ऐसे तैयार कर लीजिए कि डिक्टेशन के बीच में आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है, अगर आप पेंसिल से लिखते हैं तो 2-3 पेंसिल तैयार करके रख लीजिए, और अगर पेंसिल लिखते हैं तो अच्छी बात है। और हाँ, अगर डिक्टेशन लिखते समय आपको वक्त मिले तो आप मात्राएं लगा सकते हैं, इससे आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मुख्य श्रुतलेख प्रारंभ करते हैं। मुख्य श्रुतलेख प्रारंभ होगा ठीक 10 सेकंड बाद। सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बिहार के मुद्दे पर हो रही चर्चा में अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। बिहार के बारे में विस्तार से सदन में चर्चा हो रही है। आप भी वाकिफ हैं, क्योंकि आप भी पहले बिहार में ही थे। इसलिए मैं कम शब्दों में ही अपनी बात रखना चाहूँगा। बिहार का जब बंटवारा हुआ और झारखंड नया राज्य बना, उस समय से बिहार विकास के रास्ते से भटक चुका था। चाहे किसी भी सरकार हो, बिहार में एक तरफ सुखाड़ और दूसरी तरफ बाढ़ हमेशा कहर बरपाती है। पूरा बिहार आज बर्बादी के कगार पर है। लगातार वहाँ की सड़कों का हाल बेहाल हो गया था। बिजली की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। जितने भी माननीय संसद सदस्यों ने बिहार की स्थिति पर अपने विचार रखे हैं, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं अपने को उनसे संबद्ध करता हूँ तथा चाहता हूँ कि बिहार को विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। बिहार के प्रति केंद्र सरकार का रवैया अलग किस्म का रहा है। मैं जब से 15वीं लोकसभा में आया हूँ, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना हो, सब बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क जो भारत सरकार की होती है, 1000 करोड़ रुपया उसका बकाया है, जो भारत सरकार बिहार को नहीं दे पाई है। मैं समझता हूं कि बिहार में जो विकास हो रहा है वह अपने संसाधनों से हो रहा है। आज बिहार का राज्य राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से अच्छा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से
मांग करता हूं कि आप जो बिहार के साथ भेदभाव कर रहे हैं इसे समाप्त करना चाहिए। बिहार की जनता की जो परेशानी है, लाचारी है, बेबसी है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार का व्यवहार बिहार के साथ अच्छा होना चाहिए। केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव अभी भी कर रही है। महोदय, बिहार के नेता और मुखिया माननीय नीतीश जी ने दलों की सीमा से ऊपर उठकर 1.25 करोड़ हस्ताक्षर बिहार के लोगों की कराकर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में सौंपे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दीजिए और देखिए कि बिहार किस तरह से तरक्की की राह पर चलता है। जब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा तब तक यह देश तरक्की नहीं करेगा। महोदय, बिहार के बारे में जो मैं कहूँगा निश्चित रूप से आपके माध्यम से ही कहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि 3 साल पहले बिहार में जो बाढ़ आई थी वहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे, आपदा घोषित की गई थी, लेकिन उसके प्रबंधन का कोई उपाय नहीं हुआ और वहाँ फिर से बाढ़ आ गई है। इस तरह से बिहार बाढ़ सुखाड़ की चपेट में सांस ले रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार के तमाम सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे और बोले थे कि 17 चीनी मिलें बिहार में प्रस्तावित हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज बिहार में नए उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं, वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है और वहाँ के युवक दूसरे प्रदेशों में जाकर कमाने खाने में लग गए हैं। अगर वहाँ चीनी मिल चालू होता तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलता। वहाँ अगर सड़क बनती तो वहाँ के बेरोजगारों के लिए रोजगार निकलता। वहाँ बिजली का काम होता तो वहाँ के युवकों को उसमें रोजगार मिलता। महोदय, बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ है उसे मिटाकर उसे विशेष राज्य का दर्जा दें या एक पैकेज दें जिससे बिहार विकसित हो। बिहार विकसित होगा तो यह देश भी विकसित होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। महोदय, देश के एक बड़े हिस्से में कई प्रदेशों में उग्रवाद बढ़ता ही जा रहा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि कई ऐसे राज्य हैं जहां उग्रवाद अपने पांव फैला रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के 57 सालों के बाद भी आज तक हम अगर उग्रवाद जैसी समस्या का निपटारा नहीं कर पाए हैं तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है। पूरा सदन इस पर चिंतित है। क्या कारण है कि हम उग्रवाद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। सरकारें हमेशा इसके लिए प्रयास कर रही हैं कि उग्रवाद पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं उसी तरह से उग्रवाद का विस्तार भी होता जा रहा है।
महोदय, झारखंड राज्य जो पहले बिहार राज्य का एक भाग हुआ करता था, आज पूरी तरह से उग्रवाद की गिरफ्त में चला गया है। आंध्र प्रदेश की चर्चा पूरे देश के पैमाने पर हो रही है कि ये उग्रवादी वहाँ से हथियार चलाने और दूसरी तरह की ट्रेनिंग लेकर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। खास तौर पर जिस बिहार प्रदेश से मैं आता हूँ, वहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। धीरे धीरे पूरे राज्य में उग्रवाद फैल रहा है। मैं बिहार के पटना जिले से आता हूँ। वह इलाका भी उग्रवाद से प्रभावित है। इसी तरह मध्य बिहार की औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा, सासाराम, रोहतास और उत्तर बिहार के भी कई जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं। अभी कई माननीय सदस्यों ने नेपाल के आसपास जो हमारा इलाका है उसकी चर्चा की और आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। नेपाल में माओवादी बढ़ रहे हैं। लगभग पूरा नेपाल उनके कब्जे में हो गया है। वहाँ रोज हिंसा हो रही है और हजारों सैनिक मारे गए हैं। हमारी पीड़ा और दर्द के साथ मध्य बिहार में रिश्ते बन रहे हैं या नहीं? यदि उग्रवाद से निपटना है तो सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था करके आप उससे नहीं निपट सकते हैं। विकास का लाभ गरीब लोगों तक जाए। हजारों वर्ष की जाति प्रथा के खिलाफ एक जन आंदोलन हो और दलगत घेरे से बाहर आकर लोग आपस में मिलकर काम करें। ऐसा कुछ हमें करना होगा। आज थाने हथियार विहीन हैं। पुलिस के पास आधुनिक हथियार नहीं हैं, लेकिन उग्रवादी लोग ठेकेदारों से हथियार प्राप्त कर रहे हैं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। 5 मिनट तक आप इसे पढ़ सकते हैं, अपनी गलतियों को खोज करके उन्हें सही कर सकते हैं, गलतियां दुरुस्त कर सकते हैं। अगर कहीं छूट गया है तो कॉमन सेंस यूज़ करके उसे लिख सकते हैं। उसके बाद ठीक 65 मिनट की अवधि में आपको इसे ट्रांसलेट करना है।